Air live. Over to you, Pratyensha. Yes, Pratyensha. Pratyensha, you are there? Okay. So, just a second. एवरीवन, जो भी लोग आज ये सेशन देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्राणा लेवल के बारे में। द एनर्जी विच वी हैव। एनर्जी क्या प्राणा लेवल है? क्या आपको लगता है ऐसा? आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किन किन को लगता है एनर्जी और प्राणा लेवल सेम है। तो एस लिखिएगा। जिनको लगता है कि ये कुछ अलग चीज है तो डी लिखिएगा चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। और आज हमारे साथ चिन्मय भैया है। बहुत गजब का सेशन है आज का, क्योंकि जो लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं या वो थक जाते हैं या उनको कुछ ऐसा लगता है अनईजी सा, तो उनके लिए ये सेशन एकदम परफेक्ट है। और जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ एंथुजियाज्म चाहते हैं, कुछ मस्ती चाहते हैं, उनके लिए भी ये है। बहुत जन को ऐसे सेम बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है ये असली में। और ये सेशन जो आप आ गए हो, बैठ गए हो, देख रहे हो, इसमें 3 चीजें गिफ्ट मिलने वाली है आपको। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर का गिफ्ट तो छोड़िए, हम आपको हर दिन एक ऐसा गिफ्ट दे देते हैं। पहली चीज ये होती है कि आपके चेहरे पे स्माइल आती है। दूसरी चीज, आपकी लाइफ सेलिब्रेशन बनती है जब आप ऐसे ही सेशन अटेंड करते रहते हैं। तो तीसरा, आप औरों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आते हैं और हम सब मिलके एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करें, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। एंड आज हमारे साथ चिन्मय भैया है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जो लोग नए हैं उनके लिए। So talking about him, he has done MA in Yogic Science from Sri Sri University. Also, he is a certified biodynamic craniosacral therapist. He is a musician turned yoga practitioner, therapist, healer, inspired by yoga and Ayurvedic texts. He has co-founded Panch Pran Chikitsa, a unique healing technique through touch. Today, he using this technique. He has helped 500 people and treated acute chronic conditions. He is on a mission to treat 1 million people with the power of yoga and Ayurveda. बहुत जबरदस्त भैया, आपका मिशन सुन के ही गूज़बम्स आ गए। और भैया आपसे जानना चाहेंगे, कई लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में एनर्जी ही प्राणा लेवल है, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं कुछ अलग है। आपसे जानना चाहेंगे भैया द पावर of prana level. उससे पहले कि ये है क्या भैया? Yes. Yes, Prachancha, you are also there, ना? You can hear me? She is actually hosting the session today. आपकी आवाज आ रही? आप एक बार कुछ बोल सकते हो? जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Yes. Okay. Yes, भैया, please over to you. Thank you so much, Abhishek, for inviting me for the Satwa Talks. ये चैनल का नाम ही इतना सुंदर है, सत्वा टॉक्स। तो सत्वा सबको कभी आपने कुछ ऐसे कभी रिसर्च किया या कभी सुना है क्या कि सत्वा मतलब क्या है? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इवन पीपल हु आर watching on YouTube, you can also share what it means to be in Sattva. Okay. Yes. Okay. So let me just share what is my views. तो देखो, हम सब लोग जो जुड़े हैं अभी, वो एक ही उसका धागा है, वो है गुरुदेव। ठीक है। और गुरुदेव इज द हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट प्राण शक्ति। ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग गुरुदेव कहते हैं तो हमारे सामने तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आते हैं, उनका चेहरा आता है, आश्रम आता है। ठीक है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जैसे स्वामी ओमकारानंद जी का सेशन था, तो जैसे उन्होंने कहा कि गुरु इज नॉट लिमिटेड
टू द बॉडी। तो गुरु सिर्फ बॉडी से सीमित नहीं है, वो गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व को क्या हम लोग देख सकते हैं क्या, सुन सकते हैं? नहीं ना, या टेस्ट भी, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो कार्य है उसको महसूस हम लोग कर सकते हैं। ओके, और यही सेम जो फंक्शन है ना, ये सेम फंक्शन प्राण शक्ति का है, प्राणा का है। तो जैसे अभिषेक भाई आप पूछ रहे थे कि क्या है, एनर्जी है या प्राणा है, तो बहुत ज्यादा उसके डोमेन डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि उसके बारे में जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे इंग्लिश में या फिर उसको ग्रॉसली हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे प्राण शक्ति है, तो प्राण शक्ति को यूरोप में या फिर वेस्टर्न में जो इस फील्ड में काम करते हैं वो लोग उसको एनर्जी को एनर्जी ट्रांस मतलब एनर्जी उसको कहते हैं ग्रॉसली। ओके, लेकिन एक्चुअली उसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करके ऐसे कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग ने ऐसे कोरिलेट किया तो आप देखेंगे कि जैसे शक्तिपात आपने सुना होगा कि कोई गुरु शिष्य को शक्तिपात देता है। शक्तिपात मतलब क्या कि तो जो वेस्टर्न है उसमें उन्होंने क्या ट्रांसलेट किया, एनर्जी ट्रांसमिशन। तो एनर्जी ट्रांसमिशन तो इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है ना, लेकिन क्या वो शक्तिपात है क्या? नहीं ना। तो हम लोग थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ये दिखते हैं कि प्राण शक्ति मतलब प्राण शक्ति, उसको एनर्जी नहीं देखेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि प्राण शक्ति को हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जैसे गुरु तत्व है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उसके कार्य को महसूस कर सकते हैं। बराबर है ना? यही इंटरेस्टिंग चीज है हमारे आयुर्वेद जो स्क्रिप्चर्स है काफी सारे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, वो है चरक संहिता। तो गुरुदेव ने जो बहुत सारे ग्रंथों की जो कमेंट्री दी है, जैसे पतंजलि योग सूत्र है, अष्टांग अष्टवक्र है, अष्टवक्र गीता है, नारद भक्ति सूत्र है, काफी सारे स्क्रिप्चर्स की दी है। ये जो स्क्रिप्चर है ये स्पेसिफिकली जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं ये वो स्टडी करते हैं, लेकिन फ्रॉम माय साइड आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि सबको ये पढ़ना चाहिए। इसका कारण ये है ना कि ये सिर्फ कोई मतलब मेडिकल डॉक्टर का ग्रंथ नहीं है, ये सबका ग्रंथ है। और उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में तो मैं नहीं जाऊंगा, उसमें एक बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है वात कलाकलीय अध्याय। और वो वात कलाकलीय अध्याय में या फिर पूरे चरक संहिता में दो ऋषियों के बीच में संवाद है। और जैसे आपको पता होगा कि हमारे भारत में जो भी स्क्रिप्चर्स है वो क्वेश्चन आंसर से आए हैं बाहर। जैसे भगवत गीता भी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, श्री कृष्णा ने उनको आंसर बताया। और किसी भी दुनिया में कोई भी स्क्रिप्चर में क्वेश्चन पूछना और आंसर आना ये बहुत आपको कम मिलेगा, ऐसा है, ऐसे करके सब स्क्रिप्चर है। लेकिन क्वेश्चन आंसर सिर्फ हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय ट्रेडिशन जो है उसमें ये एक पैटर्न है कि क्वेश्चन के थ्रू ज्ञान आया है। तो उसमें बहुत सारे ऋषि है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद का जब ये निर्माण हुआ तो सब ऋषि एक अरण्य में बैठे थे और पूरे दुनिया में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी बीमारी कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, रोग का निवारण करने के लिए वो साथ में बैठे और उन्होंने पूरा वो ग्रंथ लिखा जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल सब जो भी है उसमें उन्होंने डिस्कस किया। वो डिस्कशन में एक बार एक ऋषि है वो दूसरे ऋषि को क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि वायु दिखता नहीं है, उसको सूंघ नहीं सकते या टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो एक ऋषि ने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि ये वायु दिखता नहीं है, ना सुन सकते हैं उसको, लेकिन आप अगर देखेंगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ना वात का कुछ बीमारी है। सुना है ना आपने, कभी आप नाड़ी परीक्षा करते हो, आपका वात बढ़ा है या फिर वात कम हुआ है, और बाद में वो आपको दवाइयां देते हैं, फिर आपका जो भी बीमारी है ठीक हो जाता है। डोंट यू थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिस वायु को, जिस प्राण को, जिसको देख नहीं सकते, वो बढ़ता कैसे है? और ऐसे द्रव्य से जैसे तेल है, कुछ जड़ी बूटियां है, उससे कम कैसे होता है?
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं तो बोलता हूँ इस क्वेश्चन को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ओके, वो संस्कृत श्लोक है, वो बहुत बढ़िया है। वो पूछते हैं ऋषि, कथम च एव असंघातवंतम अनवस्थितम अनासाध्यम प्रकोपणानि प्रशमयन्ति वा। असंघातवंत मतलब संघ नहीं होता है उसका। आपने कभी देखा है कि वायु का संघ हुआ है एक जगह पे? वायु कभी आपने देखा है? कितने लोगों ने देखा है वायु को? अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आयुर्वेद में ना इतना मतलब आपको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा या फैसिनेशन होगा हमारे बॉडी के बारे में, मन के बारे में, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से लिखी है आयुर्वेद में। वो स्क्रिप्चर में क्या लिखा है, शायद चरक संहिता या कुछ दूसरी संहिता है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि जिसको वायु दिखता है ना, नॉर्मली वायु दिखता नहीं है, लेकिन जिसको वायु दिखता है ना उसकी 7 दिन में मृत्यु होती है। डोंट यू थिंक, इजंट इट इंटरेस्टिंग? उसको उन्होंने अरिष्ट लक्षण मतलब क्या कि कोई रुग्ण होता है, तो अगर वो उसका मतलब लास्ट समय कुछ चल रहा है तो उनमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ लक्षण दिखते हैं, जो एक ज्ञानी आयुर्वेदिक वैद्य को पता चल जाता है कि ये अभी सब जाने के सिम्टम्स है, तो वो उसको कभी ट्रीट नहीं करता है। तो आयुर्वेद में उसको क्या कहा है, ऐसे पेशेंट को त्याज्य बोला है कि अरिष्ट लक्षण अगर दिख दिख जाते हैं तो उसको कभी भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। सो कमिंग टू द टॉपिक, कि वायु दिखता नहीं है, उसको टच नहीं कर सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, तो उसको प्रकोप कैसे होता है और प्रशम भी कैसे होता है? तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि इस पूरे धरती में बहुत सारे जैसे पदार्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ठीक है, फिर ये ग्लास है, ऐसे काफी सारे पदार्थ है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो हर एक खाने में जैसे पोटैटो है, गार्लिक है, हर एक जो खाना खाते हैं उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, जो पंच महाभूतों से जो हमारा शरीर बना है या सृष्टि भी बनी है, वो पंच महाभूतों का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कम ज्यादा प्रपोर्शन में होता है। और उसकी वजह से जैसे आपने पोटैटो खाया, तो पोटैटो ये उसमें ज्यादा वायु ज्यादा है, तो ये जब भी आप खाते हो तो उसके कारण से आपका वात बढ़ता है, लेकिन उस वात को आप देख नहीं सकते। और यही गुरु तत्व भी यही है, उसको देख नहीं सकते, उसके कार्य को हम लोग महसूस कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत बहुत अच्छे से कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इस वायु को क्या कहा है, अव्यक्तो व्यक्त कर्मा की। मतलब ये अव्यक्त है, ये दिखता नहीं है आपको, अनमैनिफेस्टेड है, लेकिन उनके कर्मों से वो व्यक्त है। ठीक है, तो ये जो वायु है, ये जैसे मैंने कहा कि खाने की वजह से इससे वो बढ़ता है और प्रशम भी होता है। तो ये वायु इतना महत्वपूर्ण है। शारंगधर ऋषि थे, एक शारंगधर नाम के ऋषि थे, उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे एक ग्रंथ लिखा है, संगीत रत्नाकर। और शारंगधर संहिता नाम का भी ग्रंथ लिखा है आयुर्वेद का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें वर्णन किया है। यस, बहुत अच्छे से वर्णन किया। उन्होंने क्या कहा है कि जो त्रिदोष हम लोगों ने नॉर्मली सुना है कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो वो क्या कहते हैं कि पित्त और कफ जो होता है ना, ये काम ही नहीं कर सकते जब तक वायु उनको गति नहीं देता है। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवाह। मल धातवाह मतलब क्या? मल जो मतलब जो हमारे शरीर में से मल बाहर जाता है। धातवाह, धातु मतलब क्या? जो भी शरीर में धारण का काम करते हैं, जिसकी वजह से शरीर एक धारण अवस्था में रहता है, वो है धातु। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवा, वायुना यत्र नीयन्ते यत् तत्र में वर्षति मेघवत। जैसे वायु जो है, वायु की वजह से जो आसमान से बारिश आती है, वैसे ही वायु जो है ये हमारे शरीर में काम करता है। और जो भी हम लोग ने, गुरुदेव ने जो हमें साधना दी है, वो सब साधना प्राण के ऊपर साधना है, सब प्राण से रिलेटेड साधना है। इसके लिए आप देखेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग में जो एंट्री कोर्स है ना, उसमें सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ये एक बेसिस है पूरा, और उसके साथ ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो है ना, ये दूसरा स्टेप है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, ये गुरुदेव ने कोर्स भी बनाया है, पार्ट 1 कोर्स। जैसे मैंने मेरे जर्नी में, जैसे योग में 2 साल शिष्य यूनिवर्सिटी में मैंने बिताने का मुझे मौका मिला, फिर आयुर्वेद जो है उसको पढ़ने का
मौका मिला। तो उससे मुझे पता चला कि गुरुदेव ने ये कोर्सेज जो बनाए ये कितने साइंटिफिक है। चरक संहिता में बहुत अच्छे से लिखा है कि जब भी आपके बॉडी में प्राण बढ़ता है या फिर आपके बॉडी में ये वायु जो है ये नॉर्मल उसका फंक्शनिंग होता है, तभी आपकी ज्ञान को समझने की प्रक्रिया जो है ना वो अच्छे से एनहांस होती है। जैसे अभिषेक भैया अभी टीटीसी में जा रहे हैं, मैंने सुना। तो आप देखेंगे कि साधना बहुत करवा के लेते हैं टीटीसी में। तो ये जैसे मैंने भी टीटीसी किया तो मुझे ऐसे लगा ये इतना साधना क्यों करवा रहे हैं। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 15 दिन में 6 किलो वेट पूरा मेरा कम हुआ था, इतनी साधना करवाते हैं। जैसे पद्म साधना है, बाकी सुबह का योगा होता है। इसका कारण ये है ना कि वो जो साधना है, जो पद्म साधना ऑलरेडी जो एडवांस कोर्स जिन्होंने किया है उन्होंने सीखी है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, पद्म साधना इज अ सेट ऑफ आसना, वो सीक्वेंस है जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने उनको बनाया है। तो वो है, फिर प्राणायाम है, क्रिया है। जब भी शरीर में वायु बढ़ता है, प्राण बढ़ता है ना, तभी आपको ज्ञान हजम करने की एक कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन भी है। कुछ कुछ लोगों को या फिर बहुत ज्यादा इवॉल्व सोल्स है, उनको ये सब प्राणायाम वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। उनको बस गुरु ने आशीर्वाद दिया, गुरु को सरेंडर किया, सब चीजें उनकी मतलब ज्ञान पूरा आ जाता है। तो हम लोग एक्सेप्शन को छोड़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हमने देखा है कि हम लोग जैसे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर और कोर्सेज करते करते हैं। उसके साथ गुरुदेव ये भी कहते हैं कि आप ज्ञान को सुनिए। इसलिए गुरुदेव ने कभी भी जो भी आर्ट ऑफ लिविंग का या ये जो भी मार्ग है, उसको कभी भी सुदर्शन क्रिया का मार्ग या फिर प्राणायाम का मार्ग ऐसे नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि आप इस ज्ञान मार्ग में सबको लेके आओ। तो सिर्फ प्राणायाम करना या फिर प्राण आपका चढ़ाना ये एक ही पर्पज नहीं है। इसका पर्पज ये है कि आप जीवन के थोड़ा सा डीपर ट्रूथ जो है वो समझ पाए। ठीक है, वॉज इट इंटरेस्टिंग? तो ये है पावर ऑफ प्राण शक्ति। ठीक है, तो आप जो साधना कर रहे हैं, तो ऐसे लग सकता है कि अरे ये तो हम लोग को पता है, ये वो कुछ नया ऐसे तो नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये नया नहीं है कुछ, लेकिन गुरुदेव ने जो भी हमें दिया है वो कितना वैल्यूएबल है, ये हमें बार बार खुद को हमें बताना बहुत जरूरी है कि कितना वैल्यूएबल हमें ये जो टूल्स दिए हैं ना, ये टूल्स कितने वैल्यूएबल है। अच्छा, जो मैं ये प्रोसेस करता हूँ, कुछ कुछ लोगों के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 80% रोग वायु से होते हैं, तो वायु को कैसे कंट्रोल करे, सीएसटी वर्क कैसे होता है, कुछ एक दो क्वेश्चन आए हैं। तो वायु को कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए तो एक तो है हम लोग जो डेली साधना करते हैं वो है। फिर जो हमने ऑलरेडी कोर्स किए हैं उसमें आप खाना, आप जो है वो खाने का आप मॉडरेशन जो है वो उसको मेंटेन कर सकते हो। फिर नींद आपकी जो है वो नींद आप मॉडरेट ले सकते हो। मन प्रसन्न रखने के लिए ज्ञान सुन सकते हो। तो काफी सारी चीज है जिसकी वजह से वायु आपका जो है वो स्थिर होता है। अच्छा, पंचकोश आपने सुना रहेगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। ओके, ये सब में जो प्राणमय कोश है ना, ये प्राणमय कोश इट इज लाइक अ न्यूट्रल गियर। आपने अगर कार चलाया रहेगा, आपको पहले गियर से दूसरे गियर तक अगर आना है, तब आपको न्यूट्रल में आना पड़ता है, फिर बाद में दूसरा गियर डालना पड़ता है। फिर तीसरे गियर में भी जाना है तो आपको फिर से न्यूट्रल में आना पड़ता है और फिर तीसरे गियर में जाना पड़ता है। वैसे ही अन्नमय कोश को आपको अगर ठीक रखना है, तो अन्नमय कोश के ऊपर जो है जो प्राणमय कोश है, जो अन्नमय कोश को नियंत्रित करता है। और प्राणमय कोश के ऊपर मनोमय कोश है, जो मनोमय कोश प्राणमय और अन्नमय कोश को नियंत्रित करता है। ओके, लेकिन प्राणमय कोश जो है ना, इसमें आपका वॉलेंटरी कंट्रोल है। जैसे आप देखोगे कि हमें सांस की वजह से प्राण मिलता है, तो कभी भी आपका मन ठीक नहीं है तो थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, आपका मन शांत हो जाए। ठीक है। अच्छा, उससे कंपेयर अगर आप किसी को सिर्फ एफर्मेशन दे दो, जैसे कोई दुखी है उसको आप सिर्फ बोलोगे कि अरे दुखी नहीं होना चाहिए, ये सब टेम्पररी है,
आप खुश हो जाओगे, क्या होगा, क्या वो इमीडिएटली उसका मन ठीक होगा क्या? लेकिन उनको थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए 5-10 बार आपको डीप ब्रीदिंग करवाओ, उनको अपने आप ही वो शांत हो जाएंगे। और विज्ञानमय कोश तो मैंने कहा कि जैसे प्राण आपका जब भी बढ़ता है तो आपको को ज्ञान को समझने की जो एक आपकी पात्रता है वो बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, प्राणमय कोश तो एक हुआ, लेकिन प्राणमय कोश अन्नमय कोश को भी नियंत्रित करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड जो है ना, फूड बहुत बहुत हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा इसके डेप्थ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोई न्यूट्रिशन सेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना आप आयुर्वेद में फूड के बारे में आप पढ़ सको तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सब ये पूरा सृष्टि है 5 महाभूतों से बना है। तो आयुर्वेद में षड रस दिया है, षड रस, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। ओके, तो हर ये जो 6 रस है, ये अलग अलग अन्न है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, ये हर एक इसमें इसका कम ज्यादा प्रमाण रहता है। ठीक है, और जिसमें जैसे कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल पालक है, ठीक है, या फिर पोटैटो है, तो पोटैटो में वायु तत्व ज्यादा है। ठीक है, या फिर कैप्सिकम है, कैप्सिकम में अग्नि तत्व ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर कभी थोड़ा सा मन होगा तो चरक संहिता है, आप पढ़ सकते हैं कि अलग अलग फूड में कौन से तत्व का ज्यादा प्राबल्य रहता है, ज्यादा एक डोमिनेंस रहता है। ठीक है, लेकिन प्राणमय कोश जो है ना, वो प्राणमय कोश अन्नमय कोश को नियंत्रित करता है, और वो एक ही ऐसा कोश है जिसके ऊपर हम लोग हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल है। ठीक है, अन्नमय कोश के ऊपर हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने 10 गुलाब जाम खा लिया तो अभी वो अंदर चला गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन 10 गुलाब जाम खाने के बाद आप एकदम लेथर्जी आपको महसूस हो रहा हो तो 1-2 घंटे के बाद भस्त्रिका कीजिए, इमीडिएटली आपका प्राण ऊपर चढ़ जाएगा। ये प्राण शक्ति का महत्व है। ओके, ये मेरे पर्सनल लाइफ से भी बहुत, मैं कहूंगा उससे मैं रेजोनेट करता हूँ, क्योंकि 2 साल में श्री श्री यूनिवर्सिटी में था। तो मेरा जो बैच था वो मास्टर्स इन योगिक साइंस का फर्स्ट बैच था, पायोनियर बैच था। और नई नई यूनिवर्सिटी थी, और हमारा हॉस्टल एक जगह पे रहता था, और क्लासरूम एक जगह पे रहते थे, और किचन एक जगह पे रहता था। तो 2 साल में कम से कम मैंने 12 किलो वेट लॉस किया, क्योंकि इतना चलना पड़ता था, इतना चलना पड़ता था। इट इज लाइक, आप सोचो कि आप 2 साल आश्रम में, अगर आपके पास कुछ व्हीकल नहीं है और 2 साल आप आश्रम में रहने वाले हो तो आपको कितना चलना पड़ेगा। तो बहुत चलना पड़ता था, लेकिन एक ही चीज थी जिसकी वजह से मैं ऑब्जर्व में करता हूँ कि 2 साल में कभी भी मैं बीमार नहीं पड़ा, और वो है डेली प्रैक्टिस ऑफ योग। योग का हर हर दिन हमारा प्रैक्टिस रहता था, 1 घंटे का, बाद में क्रिया, सुदर्शन क्रिया रहता था। यूनिवर्सिटी में रुद्र पूजा होता था, कोर्सेस हुए काफी सारे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने जो आयुर्वेद में जब भी पढ़ा, तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे प्राण शक्ति शरीर की प्राण शक्ति होती है, वैसे नेचर की भी प्राण शक्ति होती है। और वो प्राण शक्ति की वजह से, वो वायु की वजह से नेचर में जो भी क्रियाएं घटते हैं, जैसे सुनामी आना या फिर बारिश गिरना, ये सब वायु का फंक्शनिंग है, जिसको आयुर्वेद में क्या कहा है, समष्टि वायु। समष्टि मतलब पूरे सृष्टि में जो वायु है उसका कार्य। अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत सूत्र है। उत्पीड़नम सागराणाम मतलब क्या, जो धरती फोड़ के ऊपर आता है वो क्या है, वायु है। नदियों का प्रवाह है, उसको बदलता है। आसाम में एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नाम की नदी, उसका एक दिन में प्रवाह चेंज हो जाता है, उसको आसाम के अश्रु ऐसे कहते हैं। वो किसका कार्य है, वो भी वायु का भी कार्य है। तो ये जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटी में रहता था, यूनिवर्सिटी में इतने सारे उन्होंने अभी ग्रीन प्लांटेशन वगैरह ये काफी सारे इनिशिएटिव दिए हैं, इसकी वजह से नेचर का भी वायु बहुत अच्छा रहता था। ये इसके कारण मेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उससे योग में आने से पहले मेरा हेल्थ काफी प्रॉब्लमेटिक रहता था, काफी बार मैं बीमार पड़ता था।
तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहा। ओके, सो दिस इज हाउ माय जर्नी ऑफ प्राण शक्ति। उसके बाद मैंने बायोडायनामिक क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है उसमें 2 साल का डिप्लोमा किया। और उसके बाद काफी सारे जो आयुर्वेद में कुछ कोई एक सीनियर डॉक्टर है, उनको जब भी मैंने ये क्रेनियोसैक्रल थेरेपी दी तो उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो हो रहा है मेरे शरीर में, ये एक्चुअली वायु का कार्य है। ओके, और वो समझ के हम लोग ने उसमें आयुर्वेद में के ग्रंथ में जो रेफरेंस है उसके बारे में वो ढूंढे। पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद उनको जो बेनिफिट मिल रहा है, जो भी उनके रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, जैसे जो पंचप्राण चिकित्सा जो मैंने मेंशन किया है मेरे इंट्रोडक्शन में, वो करने के बाद लोगों को भूख लगने लगती है, लोगों का नींद अच्छा होने लगता है। स्पेशली स्टूडेंट्स जो है, वो स्टूडेंट्स का रिटेंशन पावर, जैसे उन्होंने कुछ पढ़ा है तो उसको रिटेन करने का बाद में रिकलेक्ट करके आपको रिप्रोड्यूस करना है, पेपर लिखना है, उसके लिए भी उसका रिलेवेंस है। तो ये जो भी इफेक्ट आ रहा था, और ग्रंथ में जो रेफरेंस थे कि वायु अगर आपका नॉर्मल होता है तो क्या होता है, वायु आपका अगर एबनॉर्मल होता है तो क्या होता है, तो ये सब हम लोग ने मैच किया, और वो मैच करके हम लोग ने उसको वो पंच प्राण चिकित्सा ऐसे नाम दिया। तो पंच प्राण मतलब क्या, प्राण तो एक ही है, लेकिन जिस तरीके से उसका फंक्शनिंग है, जैसे मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भांजा हूँ, किसी का और कुछ हूँ, लेकिन मैं एक ही हूँ, चिन्मय एक ही है। ठीक है, उसके रोल अलग अलग है, इसके लिए उसको रोल के हिसाब से नाम दिए हैं। वैसे ही उस वायु के जो 5 अलग अलग कार्य है, वो कार्य के बेस के ऊपर उसको नाम दिए हैं, लेकिन वायु एक ही है, प्राण एक ही है। तो उससे वो पंच प्राण चिकित्सा है, वो अभी 2-3 साल से, ऑलमोस्ट 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और काफी सारे लोगों को अलग अलग बीमारियों के लिए उनको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। काफी सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर्स, स्पेशली पीपल हु वांट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ साधना, जिनको कुछ बीमारी नहीं है लेकिन उनकी साधना की उनको क्वालिटी सुधारनी है, तो उसके लिए पंचप्राण चिकित्सा का बहुत फायदा हुआ है। तो आप अगर मुंबई में वगैरह रह रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, यू कैन टेक माई नंबर फ्रॉम शुभांगी जी। एंड दिस इज माई स्टोरी एंड दिस इज माई जर्नी ऑफ प्राण शक्ति, एक्सपेरिमेंट्स विथ प्राण शक्ति। ओवर टू यू अभिषेक जी। आ, भैया, मैं जो लोग देख रहे हैं सबको बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भैया का नंबर मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे भी भैया का नंबर डाल दो। जो लोग मुंबई में है, मुंबई के आसपास है, जरूर ये पंच प्राण चिकित्सा करा सकते हैं। आ, ओके, सो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे भैया जो चैट बॉक्स में आए हुए थे, सीएसटी को लेके काफी कुछ लोग पूछ रहे हैं भैया। हाँ, तो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में एक मैं फाउंडेशन आपको बताता हूँ, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी जो है वो ऑलरेडी हमारे श्री श्री तत्वा सृष्टि सेंटर ऑफ हीलिंग आर्ट्स में उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैंने जो किया वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट से किया। वो एक्चुअली इंस्टीट्यूट मतलब वहाँ पे सब हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के ही लोग थे, क्योंकि वही सब लोग थे जो इतना इंटरेस्टेड थे, और गुरुदेव बहुत बार उसको एनकरेज करते थे सीखने के लिए। तो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी में एक डॉक्टर है, डॉक्टर विलियम सदरलैंड करके, उन्होंने बेसिकली कुछ उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें उनको ये लगा कि हमारे क्रेनियल बोन्स जो है, वो क्रेनियल बोन्स का मूवमेंट करने से आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, तो ऐसे उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए खुद के ऊपर, और वो एक्सपेरिमेंट के बाद वो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी पूरा मतलब कंटिन्यू हुआ। फिर 50 साल उसको प्रैक्टिस करने के बाद, ये जो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है ये पहले बायोमैकेनिकल क्रेनियोसैक्रल हुआ करती थी। फिर 50 साल प्रैक्टिस करने के बाद उनको ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक उनके साथ ऐसे घटना हुई जिसमें उन्होंने, जैसे बायोमैकेनिकल में हाथ से आपको मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, लेकिन बायोडायनामिक क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है उसमें आपको सिर्फ टच करना पड़ता है। ओके,
तो ये बायोडायनामिक क्रैनियोसैक्रल थेरेपी जो है उसका पूरा 2 साल का कोर्स है जो मैंने किया, और वो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन जो मैं उसमें कर रहा हूँ, तो आप जैसे कभी भी आप लेंगे ये प्रोसेस, तो उसमें टच होता है। ये तो आप सबको पता होगा कि क्रैनियोसैक्रल थेरेपी में टच होता है। और आप देखेंगे कि 5 ये जो महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूतों की वजह से हमें अलग अलग सेंस ऑफ परसेप्शन प्राप्त हुए हैं। जैसे आकाश तत्व की वजह से हम लोग सुन सकते हैं, वायु तत्व की वजह से हमें स्पर्श का अनुभव होता है, और ये जब इस स्पर्श, ऐसा स्पर्श जो नॉन इंट्रूसिव है, मतलब मैं जब इस स्पर्श करता हूँ या कोई भी क्रैनियोसैक्रल थेरेपिस्ट और टच थेरेपिस्ट जो है वो ऐसे टच जो करते हैं, उसमें एक नॉन इंट्रूसिवनेस होता है। मतलब कुछ वहां पे हम लोग देखने नहीं जाते कि हाँ क्या हो रहा है, कि मैं उसको ठीक कर पाऊँ क्या। वो नॉन इंट्रूसिव टच करने की वजह से हमारा शरीर, मतलब जिसको भी हम लोग टच करते हैं, उसका शरीर एक पर्टिकुलर अप्रोच से या पर्टिकुलर मेथड से रिस्पॉन्ड करता है। और उससे क्या होता है कि वायु जो है, वायु हमारे शरीर में अगर एबनॉर्मल उसका फ्लो चल रहा हो, तो उसका एबनॉर्मल फ्लो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि टच जो है वो वायु तत्व से कनेक्टेड है। इसकी वजह से उसका डायरेक्टली पेशेंट के बॉडी के ऊपर असर होता है, वायु नॉर्मल हो जाता है। वायु नॉर्मल होने की वजह से आपका जो अग्नि है, जो पित्त का एक घटक है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो काफी सारे बीमारियां है पित्त से रिलेटेड, वो ठीक हो जाती है। तो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी और पंचप्राण में ये फर्क इतना ही है। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी में इंटेंशन जो होता है वो क्रैनियल बोन्स के मूवमेंट को सुनना होता है। पंचप्राण में चिकित्सा में इंटेंशन ये होता है कि उसमें हम लोग कुछ सुनते नहीं है, सिर्फ वायु के एक जो मूवमेंट है उसको महसूस करते हैं, और उसकी वजह से बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड Yes, क्वेश्चन। yes, yes, यस। भैया. Pratyancha, you want to ask any question? Please unmute yourself. यस। तो भैया मुझे ये पूछना था कि ऐसे कभी होता है, आपने जैसे बोला कि बॉडी में प्राण होता है, तो कई प्लेसेस में भी प्राण हो सकता है? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कहा कि व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण। व्यष्टि प्राण मतलब क्या? तो हमारे शरीर में जो प्राण होता है उसको व्यष्टि प्राण बोलते हैं। समष्टि प्राण मतलब पूरे निसर्ग में जो प्राण होता है उसको समष्टि प्राण कहते हैं। वास्तुशास्त्र है ना, वास्तुशास्त्र इसके जो आपने कहा ना कि प्लेस, वो प्लेस के ऊपर, प्लेस का प्राण कैसा है उसको हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान करके उनको कुछ महसूस हुआ। उससे उनको पता चला कि अलग अलग हमारे जो प्लेस होते हैं वो अलग अलग साइड्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आप अग्नेय साइड ले लो। अग्नेय साइड मीन्स आई थिंक साउथ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आप अगर देखोगे तो उसमें अग्नि तत्व का ज्यादा डोमिनेंस होता है, तो उसमें आपका किचन होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही आपका जल तत्व है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो उसमें आपका बाथरूम होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ नियम है। जैसे आपका दूसरा साउथ वेस्ट है, वो पृथ्वी तत्व का स्थान है, उसमें आपका बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको, आप स्टेबल जब भी होंगे तभी आपको नींद लगेगी। ऐसे उसका भी एक साइंस है, और उसका भी डेफिनेटली हमारे हेल्थ के ऊपर असर होता है। तो डेफिनेटली आप ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये एकदम परफेक्ट है कि हर एक प्लेस का प्राण होता है। लेकिन अभी इसमें ना गुरुदेव ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है, मुझे अभी याद आई। गुरुदेव को किसी ने पूछा था एक सत्संग में कि जो जैसे हाथ में ऐसे अलग अलग चीजों के लिए वो मणि पहनते हैं, या फिर कुछ ऐसे पहनते हैं, या फिर घर में कुछ रखते हैं, कुछ से स्टोन रखना या ये सब चीजें रखना, तो क्या ये रखने से कुछ असर होता है, कुछ बेनिफिट होता है? तो गुरुदेव ने क्या आंसर दिया था कि हाँ, बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन इट इज लाइक अ बैटरी। लेकिन आपका जो कॉन्शियसनेस है ना वो एटॉमिक रिएक्टर है। तो ये आंसर इतना बहुत बढ़िया था, क्योंकि वो प्लेस का तो प्राण होता है, लेकिन हमारा प्राण उससे ज्यादा होता है। तो इसके लिए ना हमारे बहुत एक पहचान वाले एक वास्तुशास्त्र तज्ञ है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। वो मराठी में आर्टिकल था एक्चुअली। तो उसका आर्टिकल का ये था, मतलब टाइटल ये था कि वस्तु का वास्तु के ऊपर असर होता है या वास्तु का वस्तु के ऊपर असर होता है।
वस्तु मतलब क्या, हम लोग जो है वो वस्तु है, और वास्तु मतलब जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ओके। लेकिन जो हम लोग साधना करते हैं ना, साधना सेवा सत्संग, ये जो तीन जो है ना, ये वस्तु का प्राण बढ़ाने के साधन है। क्योंकि वास्तु का प्राण बढ़ाने के लिए आप आपसे जितना हो सकता है, जैसे वास्तुशास्त्र में अगर आपको वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन करेंगे, वो आपको कुछ मेजर चेंजेस कहेंगे कि ऐसे करो, तो सबके लिए वो इतना मैनेजेबल नहीं होता है। लेकिन खुद का जो प्राण जो है, उसको बढ़ाने का हमारे पास जरूर कंट्रोल होता है। तो प्लेस के ऊपर डिपेंड होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा असर प्लेस के ऊपर ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मैंने कभी उस नजरिए से देखा नहीं था इस चीज को। जैसे हम कहते हैं कि ऐसे हमें लगता है कि बाहर की चीजों की वजह से हम पे अफेक्ट हो रहा है, पर कभी हम्म। कभी जो हम खुद पे काम करेंगे, हमारे प्राण शक्ति पे काम करेंगे, तो वो अपने आप बाजू का भी सब ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये जो कोर्स के हमारे जो पॉइंट है ना, जैसे बी 100%, ओके, ये बी 100%, ये एक्चुअली वही है कि आप जब भी 100% हम लोग होते हैं, तभी आपका प्राण चढ़ा हुआ होता है, ऊर्ध्वगामी होता है। और आपका जब भी प्राण ऊर्ध्वगामी होता है ना, तो सामने वाले का प्राण भी अपने आप चढ़ जाता है। इसके लिए अभी जैसे अभिषेक जी टीटीसी में जाएंगे, उनको मैन्युअल भी मिलेगा। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से लिखा है कि जैसे कोई आदमी 100% देता है, तो उसको देख के हमें भी 100% देने का मन करता है। दिस इज हाउ इट इज वेरी साइंटिफिक। इसका ना और एक बहुत साइंटिफिक और एक एस्पेक्ट है। एक बार गुरुदेव को सत्संग में पूछा था कि जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, ठीक है, तो गुरु के प्रेजेंस में या फिर कोई भी मेडिटेटर है, उसके प्रेजेंस में ध्यान करने से कुछ अलग परिणाम आता है, और खुद से ध्यान करने से कुछ अलग परिणाम आता है। इसका कुछ साइंटिफिक रीजन है क्या? तो एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसमें मिरर न्यूरॉन थियरी नाम का एक थियरी बताया था। मिरर न्यूरॉन मतलब क्या, कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और वो फायर करते हैं कंटिन्यूअसली। जब भी हम लोग कुछ भी सोचते हैं, तो उसमें वो ब्रेन सेल्स जो है वो फायर करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी गुरुदेव जो है, जो शरीर में है, वो जब भी ध्यान करते हैं, उनके ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर मेथड से वो न्यूरॉन फायरिंग होते हैं। और हमारा ब्रेन जो है, या उनके सामने जो भी बैठे हैं ना, वो उनका ब्रेन कॉपी करता है। इसके लिए इसका मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी मैं पंचप्राण चिकित्सा करता हूँ, जब तक मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स का जो फायरिंग है वो जब तक स्टेबल नहीं होगा, तब तक पेशेंट के न्यूरॉन का फायरिंग स्टेबल हो ही नहीं सकता। इसके लिए आयुर्वेद में दवाइयाँ है, फिर जहाँ पे आप मतलब जो वैद्य है जिस क्लिनिक में प्रैक्टिस करता है, काफी सारे चीजें हैं, ये सब एस्पेक्ट है। लेकिन उससे ऊपर उन्होंने ज्यादा महत्व वैद्य को दिया है। और उसका कारण ये है ना, कि वैद्य के ब्रेन में जो न्यूरॉन फायरिंग करते हैं ना, पेशेंट के ब्रेन के में भी वही न्यूरॉन, मतलब वही न्यूरॉन इन द सेंस उनके ब्रेन में भी उस मेथड से न्यूरॉन वो फायर करते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को जब भी डॉक्टर के पास आते हैं, उनको बहुत बार ऐसे लगता है, अरे इनके पास जाके ही मुझे अच्छा लगता है। वो दवाई या सिर्फ ऐसे कुछ सुंठ दे दे या फिर कुछ त्रिफला दे दे, वो दवाइयों का इतना कुछ नहीं है। वो डॉक्टर से मिलके ही हमें अच्छा लगता है। ओके, ये सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज जाके मुझे इतने बड़े सवाल का जवाब मिला। मैं सोचता बीमार पड़ जाता था, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता था, जाती कैसे ठीक हो जाता हूँ मैं। यस। आज भैया वो आपने क्लियर कर दिया। वंडरफुल वंडरफुल। सो भैया इतने सारे लोग हैं जो अभी देख रहे हैं, और यस। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी लोग सत्वा टॉक्स में देख रहे हैं, कि ये सेशन भैया के साथ हम और भी करेंगे। और एक मैंने एक चीज देखी है जो मैं सबको मैं बताना चाहूंगा, कि बहुत बार क्या होता है कि हम सब सेशन में सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल पूछते भी है, तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाता है। जब लंबा सेशन हो जाता है तो बाद में लोग देखते हैं, अरे 1.5 घंटे का सेशन है, 1 घंटे से ऊपर का है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। और इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम शॉर्ट किया है अब से। और जो भी लोग देख रहे हैं भैया, अभी एकदम एंड में आ गए हैं सेशन के। और लेकिन आपको दोबारा आना है एक बार वापस आपसे, और आपके एक एक बातों को लेके। अभी इतनी ज्यादा यूट्यूब में लोग हैं इस वक्त, इतने ज्यादा भयंकर तादाद में है, और सब इतना ज्यादा अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं ये पूरे के पूरे सेशन में। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भी लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। अर्चना गुप्ता जी, अपर्णा जी, यूट्यूब में जो लिख रहे हैं,
आई होप भैया आप भी उनको देखिएगा एंड यू विल फील ऑल्सो दैट सेम ब्लिस। और ये जो भी लोग आप देख रहे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा लोग हैं, सब इसको फैलाइए, ये हमारा ज्ञान है, सबको बताइए ये सारी चीजें, सबको ये सेशन पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, ताकि हम ऐसे ही सेशंस रोज करते रहें। एंड भैया जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे? यस भैया, प्लीज अनम्यूट। डेफिनेटली। तो जैसे मैंने कहा कि चाहे वो सेशन का नाम तो पावर ऑफ प्राण शक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नाम सिर्फ एक माध्यम है कृतज्ञता को महसूस करने के लिए। ओके, तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि गुरुदेव हमारे जीवन में आए हैं, और जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ज्ञान मार्ग में लेके आए। चाहे आप वॉलेंटियर हो, आपको पता नहीं है कि आपके जो भी आप बोलते हो किसी को कोर्स करो, तो ये सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको आपके टीचर ने बताया है कि हाँ पार्टिसिपेंट्स को लेके आओ। ठीक है, वो जब भी वहां पे आता है ना, वो उससे बाहर जब भी निकलता है, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में कभी भी हो सकता है, उसमें वो जीव जो है वो जरूर वो स्टेज से इवॉल्व होके जाता है। ये डेफिनेटली होता है। और ऋषि नित्य प्रज्ञा जी जो अभी लास्ट ही दिसंबर में हमसे मतलब उनको चले गए। तो ऋषि नित्य प्रज्ञा जी जो उनका एक ज्ञान का शेयर करने का एक पर्टिकुलर मेथड था, उसका मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा असर है। उनकी किताब है सेलिब्रेटिंग लाइफ, वो जरूर आप खरीदिए, अगर जिनके पास भी नहीं है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि ये सब ज्ञान है जो भी उन्होंने उसमें लिखा है ना, वो सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर लिखा है। और वो जो ज्ञान है ना, वो एक गहरी प्रेम की अवस्था में से वो ज्ञान आया है। जैसे गुरुदेव ने एक टॉक में उनके कहा था, वो उनके साथ एक और एक स्कॉलर थे, तो उनका नाम तो नहीं लूंगा, तो वो उन्होंने पहले टॉक दिया और उसमें उन्होंने काफी सारे स्क्रिप्चर्स के रेफरेंस बताए, इसमें ये है उसमें वो है, वो काफी सारे रेफरेंसेस बताए। तो गुरुदेव ने उस उनका जब भी टॉक शुरू किया ना, तो उन्होंने कबीर का एक श्लोक है उससे उन्होंने टॉक शुरू किया। उन्होंने कहा कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े पढ़े सो पंडित हुई। तो काफी सारे स्क्रिप्चर है, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना बहुत इजी है, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। गुरुदेव कहते हैं कि भाई हम तो ढाई अक्षर वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट की वजह से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने जो दिया है, जो अलग अलग ग्रंथ के जो एक कमेंट्री दी है, अष्टावक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र। तो जब भी टीचर बनने आप जाओगे, जो लोग टीचर नहीं बने हैं, जो आप जब भी आप टीचर बनने जाओगे, तो काफी सारा टास्क रहता है, सेवा करना पड़ता है, वो सब होता है, लेकिन उसके बाद ये तीनों जो स्क्रिप्चर्स है, नारद भक्ति, पतंजलि योग सूत्र और अष्टावक्र गीता, इन तीनों को पूरी तरीके से अंदर आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। एक एक गुरुदेव जो शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द नहीं बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने 2 साल मास्टर्स जब भी किया, और जब भी मैंने वो किताब में पढ़ता था, तभी ऐसे लगता था कि अरे ये मुझे क्यों पढ़ना है, इसका तो मैं अनुभव ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो इतने हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग इस पाथ पे है, और इस पाथ पे आना तो बहुत इजी है। आप क्रिया करो, आप कोर्स करो, लेकिन पाथ पे टिके रहना बहुत ही चैलेंजिंग है। आपको काफी सारे ऐसे दिख जाएंगे कि अरे इतने साल से क्रिया कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, फिर भी गुस्सा आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोग हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आपका गुरु के साथ का कनेक्शन के बीच में कभी भी कोई नहीं आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि वो आ रहा है, तो सिर्फ ये हमारा भ्रम है। आपका और गुरु 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 का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो कनेक्शन आप कितना महसूस कर रहे हो उसके ऊपर है। क्योंकि गुरु तत्व वायु जैसे है, दिखता नहीं है, सुन नहीं सकता है, लेकिन उसके कार्यों को हमेशा हम लोग महसूस कर सकते। तो बी ऑन द पाथ, बी देयर ऑन द पाथ,
till the time we can. Thank you so much. वंडरफुल भैया, आपने वो कनेक्शन बना दिया। एंड ये जो आपने बोला है कि जो चीजें हमारे दिमाग में चलती है वो दूसरों को भी हिट होती है, आपकी पूरी वाइब्रेशन से हम सब पॉजिटिव हो गए। भले ही अभी सीएसटी आपसे कराएंगे तो और पॉजिटिव हो जाएंगे, बट उससे पहले ही वी आर फीलिंग सो हैप्पी, सो फीलिंग गुड राइट नाउ आफ्टर दिस सेशन। एंड थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस एंड Thank for you. your Thank you. valuable words. Thank you so Thank much. you.